ये देखकर आर्यन को आशु से जलन होने लगी क्योंकि वो उसकी बेब मॉम का पूरा अटेंशन ले रहा था पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकता था। इसलिए वो आर्यन आशु को डांटते हुए बोला, छोटे चूजे, यहाँ हम फंसे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, समझे। वो अभी इतना ही बोला था कि तभी पीछे से उन्हें एक सख्त आवाज सुनाई दी जिसे सुनते ही तीनों शॉक हो गए। आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, तुम लोगों ने हमें कितना ज्यादा भगाया है, पर अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एल ये आवाज सुनते ही ऑरियन और अनन्या ने हैरान होकर पहले एक दूसरे को देखा, फिर आवाज की दिशा में, जहां पर डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहने कई सारे लोग खड़े थे जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। उन्हें देखते ही आर्यन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तो वो रोनी सूरत बनाकर अनन्या से बोला, बेब मॉम, लगता है हम फिर पकड़े गए। एल ये सब कहते वक्त आर्यन के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे कि वो बस रो ही देगा। इस वक्त आर्यन और अनन्या दोनों को ही बहुत बचतवा हो रहा था कि क्यों वो दोनों मॉल से भागकर आइसक्रीम पार्लर गए, क्योंकि अगर वो आइसक्रीम पार्लर न जाते तो वो किडनैप भी ना होते। ये सोचते ही अनन्या ने उदास होकर अपने कंधे उचकाकर कहा, सी शायद आज हमारी किस्मत ही खराब है। एल इतना कहने के बाद फिर वो अश्वत्थ को कोसते हुए आगे बोली, ये सब मिस्टर हैंडसम की गलती है, वो खुद तो हजारों बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं, तो क्या सेफ्टी के लिए कुछ गार्ड्स वो हमें नहीं दे सकते हैं। एल इनडायरेक्टली अनन्या ने सारा इल्जाम अश्वत्थ पर ही डाल दिया क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद कभी कोई गलती नहीं करती है। कुछ देर बाद तीनों किडनैपर्स की कार के अंदर थे और वो किडनैपर्स उन्हें रावण के फार्म हाउस से दूसरी दिशा में ले जा रहे थे। वहीं अर्शी और रावण अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े होकर गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे कि तभी अर्शी का एक बॉडीगार्ड भागते हुए उसके पास आकर घबराते हुए बोला, बॉस, बेबी बॉस और मैडम को कोई किडनैप करके ले गया, हमारे कुछ लोग उनके पीछे गए हैं। जो बॉडीगार्ड अर्शी को ये सब बता रहा था वो उस वक्त आर्यन से कुछ दूरी पर ही था जब उसका किडनैप हुआ था। वही आर्यन को कोई और किडनैप करके ले गया। ये सुनते ही अर्शी का सर चकराने लगा। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने मॉल में आर्यन पर नजर नहीं रखा था। वही उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर रावण गुस्से में अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, मुझे वो तीनों मेरे सामने चाहिए किसी भी हालत में। उसके ऑर्डर को सुनकर अर्शी की आंखें छोटी हो गई। फिर वो अपने आंखों पर गॉगल्स पहनकर वहां से जाते हुए रूड वॉइस में अपने लोगों से बोली, इनमें से कोई भी यहां से बाहर नहीं आना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो इन्हें यही खत्म कर दो। इतना कहते ही वो अपनी कार में बैठ गई और ड्राइव करते करते हुए वहां से निकल गई। वही रावण अर्शी के एटीट्यूड और उसके डेंजरस ऑरा से काफी इम्प्रेस थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की को देखा है जो न सिर्फ उसको मरने की ताकत रखती है बल्कि उससे डरती भी नहीं है। कुछ देर अर्शी और अनन्या के बारे में सोचने के बाद वो अपने लोगों से डेविल स्माइल करते हुए बोला, मुझे उन दोनों लड़कियों के बारे में सब जानना, क्योंकि वो रावण को काफी इंटरेस्टिंग लगी है। एल इतना कहते ही वो अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर हंसने लगा। वही कार ड्राइव करते हुए अर्शी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो अपने हाथ को स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए गुस्से से बोली, जिंदगी में पहली बार आज को किसी के पीछे इतना भागना पड़ रहा है। इतना परेशान तो आज तक मुझे कभी किसी क्रिमिनल ने भी नहीं किया है जितना इन कुछ दिनों में मुझे मेरी इस बेबी हस्बैंड ने कर दिया है। पता नहीं मेरी आगे की किस्मत कैसी होगी, पर आज मुझे ये बात जरूर समझ आ गई है कि मुझे इसे आगे से बांधकर ही रखना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। आर्यन को बांध के रखने के बारे में सोचते ही अर्शी के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। वैसे आशी ने सच ही कहा था कि वो आज तक कभी किसी क्रिमिनल के पीछे भी इतना नहीं भागी थी जितना कि आर्यन उसे भगा रहा था। वही दूसरी तरफ लगभग 15 से 20 कार्स आके एक बड़े से घर के सामने रुकी। कार के रुकते ही उसमें से कई सारे बॉडीगार्ड्स निकले और अपनी गन लेकर एक लाइन में खड़े हो गए। फिर बीच वाली कार का डोर ओपन हुआ और उसमें से अश्वत्थ किसी राजा की तरह बाहर निकला। उसके कार से निकलते ही अहम, वेद और अभिषेक भी कार से निकलकर उसके पीछे चले गए। विला के अंदर पहुंचते ही अश्वत्थ, अहम, वेद और अभिषेक ने देखा कि सोफे पर एक मध्यवर्गीय आदमी किसी राजा की तरह बैठा हुआ है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही सख्त और घमंडी इंसान होगा। उसे देखते ही अभिषेक का मुंह बन गया। तभी अश्वत्थ हॉल में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठकर अपने सामने बैठे आदमी को देखते हुए एविल स्माइल करके बोला, हेलो मिस्टर तिवारी, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, पर अफसोस कि अब आप ठीक नहीं होंगे। इतना कहकर वो अपनी शैतानी नजरों से मिस्टर तिवारी को देखने लगा। अश्वत्थ की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी, पर फिर भी उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। वही अश्वत्थ के सामने कोई और नहीं बल्कि मिस्टर तिवारी बैठे हुए थे, जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन है। मिस्टर तिवारी जो इस वक्त एक फाइल पढ़ रहे थे, उन्होंने जैसे ही किसी की आवाज सुनी तो वो अपनी फाइल को एक साइड रखते हुए सामने देखने लगे। एक अनजान शख्स को अपने घर में देख मिस्टर तिवारी गुस्से से भर गए। वो एकदम से खड़े होकर चिल्लाते हुए बोले, कौन हो तुम लोग और इस तरह मेरे घर में क्यों घुस आए हो? उनको चिल्लाते देख वेद अपने हाथ बांधते हुए बोला, मिस्टर तिवारी, आवाज नीचे, क्योंकि मेरे बॉस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनके सामने ऊंची आवाज में बात करे।
इतना कहकर वेद गुस्से से मिस्टर तिवारी को घूरते हुए आगे बोला, अगर आप चाहते हैं कि हम बिना कोई तमाशा किए यहाँ से चले जाए तो प्लीज अपने उस बिगड़ैल बेटे को बुलाइए, वरना हम उसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएंगे। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर मिस्टर तिवारी बौखला गए। वो अपने दांत पीसते हुए उंगली दिखाकर गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसी बातें करने की? अगर मैं चाहूं तो तुम सबको 1 मिनट में ही यहाँ से फिकवा दूं और तुम। वो इसके आगे कुछ बोलते तभी अश्वत्थ, जो इतनी देर से चुप बैठा था, उसने अहम को कुछ इशारा करते हुए डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ सको, और रही बात तुम्हारे बेटे की तो आज उसका मरना तय है, क्योंकि उसने मेरे किसी अपने को मारने की हिम्मत की है। ये सब कहते वक्त अश्वत्थ का चेहरा एकदम सख्त था। वही अहम जो अश्वत्थ के इशारा मिलते ही ऊपर चला गया था। वो अपने साथ एक लड़के को जबरदस्ती नीचे लेकर आया और उसे अश्वत्थ के पैरों पर फेंक दिया। ये देख अश्वत्थ की आंखों में एक शैतानी चमक आ जाती है। अश्वत्थ डरावनी मुस्कान के साथ सामने जमीन पर पड़े इंसान को देख रहा था, जिसके चेहरे पर डर और गुस्से के भाव थे। वहीं मिस्टर तिवारी ने जैसे ही देखा कि उनका बेटा जमीन पर पड़ा है, तो वो चिल्लाते हुए बोले, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी करने की? इतना कहकर वो अपने बेटे को जल्दी से जमीन से उठाकर खड़े करते हुए घबराकर बोले, सैम बेटा क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं है ना? अपने डैड को परेशान देखकर सैम ने उन्हें खुद से दूर करके रिलैक्स करते हुए कहा, डैड शांत हो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये लोग अब ठीक नहीं रहेंगी। इतना कहते ही वो गुस्से से अश्वत्थ, अहम, वेद और अभिषेक को देखने लगा। तो अभिषेक उसके गुस्से को देखकर घबराने का नाटक करते हुए अहम के पीछे छिपते हुए बोला, अहम भाई प्लीज मुझे छुपा लो, क्योंकि मुझे उसके घूरने से बहुत डर लग रहा है। कहीं ये मुझे गुस्से से मार तो नहीं देगा ना? वही उसके ड्रामे को देखकर वेद हंसते हुए बोला, ओह अभी तुम भी ना, अब भला जो इंसान खुद मारने वाला है वो तुम्हें कैसे मारेगा? इतना कहकर वो सैम को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखकर मुंह बनाने लगा। क्योंकि सैम ने बहुत ही अजीब रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसने डार्क ग्रीन कलर का पैंट और डार्क रेड कलर का शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो एकदम कार्टून लग रहा था। वही मरने वाली बात सुनकर सैम पागलों की तरह हंसने लगा। फिर उसने चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को आवाज लगाई, बॉयज अंदर आओ और इन पागलों को मेरे घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से ही दफा कर दो। इतना कहकर उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, लेकिन जल्दी ही उसकी मुस्कान अहम की बात सुनकर गायब हो गई। फिर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। अहम सैम को देखते हुए उसकी तरफ बढ़कर बोला, कोई नहीं आने वाला तेरी मदद के लिए, क्योंकि सबको पहले ही हमने इस दुनिया से दफा कर दिया है। सैम के पास पहुंचते ही अहम ने उसके कलर को पकड़कर उसके चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए गुस्से से कहा, बहुत शौक है न तुझे लोगों को मरने का, पर अफसोस आज तो खुद ही मरने वाला है। इतना कहते ही उसने 5 से 6 मुक्के और सैम के चेहरे पर जड़ दिया। अहम अश्वत्थ का पर्सनल बॉडीगार्ड था, जिसका मुकाबला शायद कि कोई कर पाए। उसकी ताकत का अंदाजा भी अश्वत्थ के अलावा कोई नहीं लगा पता। इस तरह में उसका मुक्का सैम को किसी हथौड़े से कम नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अहम के मुक्के से वो मर ही जाएगा। फिर वो जमीन पर अश्वत्थ के पैरों के पास गिर गया। इस वक्त उसके चेहरे से खून बह रहा था, जिसे देखकर मिस्टर तिवारी डर गए। पर इस बार वो अपने बेटे के पास पहुंचते उससे पहले ही अश्वत्थ ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारे से उन्हें रोकने को कहा। तो उस बॉडीगार्ड ने तुरंत मिस्टर तिवारी को पीछे से पकड़कर सैम के पास जाने से रोक दिया। तो अश्वत्थ ने सैम के गर्दन पर अपना खंजर घुमाते हुए एविल स्माइल करके सख्त आवाज में कहा, चलो अब जल्दी से अपना मुंह खोलकर ये बताओ कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों जान से मारने की कोशिश की? अश्वत्थ की बात सुनकर सैम थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये देखकर अभिषेक गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करके बोला, ओह तो अब तुम्हें भूलने की बीमारी भी हो गई है मिस्टर सैम तिवारी, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें अच्छे से याद दिला देंगे। उसके इतना कहते ही अश्वत्थ अपने खंजर को वेद को देते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर अपने कोट का बटन बंद करते ही उसने बिना किसी भाव से मिस्टर तिवारी को घूरते हुए कहा, बेहतर होगा कि अब आप अपने इस बेटे को हमेशा के लिए भूल जाए, क्योंकि जो दर अश्वत्थ सिंह राठौड़ को नाराज करता है उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसे मरना ही पड़ता है। इतना कहकर वो अहम को कुछ इशारा करते हुए वहां से बड़े ही एटीट्यूड के साथ चला गया। उसके जाते ही अहम, वेद और अभिषेक जबरदस्ती सैम को लेकर बाहर की तरफ जाने लगे। मिस्टर तिवारी सैम को देखकर चिल्लाते रहे, पर उनके चिल्लाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही अनन्या, आशु और आर्यन को जिन लोगों ने किडनैप किया था वो सब इन तीनों से परेशान हो गए थे। क्योंकि तीनों ने बोल बोलकर सबको परेशान कर दिया था। तभी एक किडनैपर उन्हें चुप कराते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, तुम तीनों कितना बोलते हो, क्या तुम्हारा मुंह नहीं दिखता है? उसके चुप कराने से आशु, अनन्या और आर्यन पहले तो चुप हो गए, मगर फिर आशु उन किडनैपर को घूरते हुए बोला, हम बोलेंगे क्योंकि मम ने कहा था, गॉड बोलने के लिए मुंह देते हैं। इतना कहकर आशु ने उस किडनैपर को इग्नोर करके अनन्या से कहा, मम शॉपिंग करना है, नी कपड़े लेने हैं। आशु ने ये सब बड़ी ही मासूमियत से कहा था, इसलिए अनन्या का दिल पिघल गया।
वो आशु के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, ओके बेबी, जब आपके डैडी आएंगे तब हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। एल अनन्या के इतना कहते ही बगल में बैठे आर्यन को आशु से जलन होने लगी क्योंकि उसकी बेब मॉम उसे छोड़कर आशु पर अपना सारा प्यार लुटा रही थी और ये चीज आर्यन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे हर किसी का टेंशन अकेले ही चाहिए होता था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अनन्या का हाथ पकड़कर थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, बेब मॉम, अब आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, अब आपको अपने बेबी देवर की कोई फिक्र नहीं है, तभी तो आप मुझे इग्नोर करके इस पिद्दी की चिंता कर रही हो। आपने एक बार भी मुझे शॉपिंग के लिए क्यों नहीं पूछा, आप अकेले अकेले इसके साथ जाने को तैयार हो गई। सच में इस पिद्दी के आते ही आप मुझे भूल गई हो। इतना कहकर उसने गुस्से से आशु की तरफ इशारा किया और फिर अपना मुंह फेर के बैठ गया। वही उसके नाराज होते ही अनन्या परेशान हो गए। फिर उसने एक नजर आशु को देखा और फिर आर्यन हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए जल्दी से बोली, अरे नहीं बेबी देवर, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हम सब मिलकर जाएंगे शॉपिंग पर और मॉन्स्टर के पैसे भी खर्च करेंगे, फिर मजा आएगा। एल इतना कहते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। तो उसकी बात सुनकर आर्यन भी खुश होकर बोला, केवल भाई ही नहीं, हम गैंगस्टर को भी खूब लूटेंगे, आखिर मैं उसका बेबी हस्बैंड हूँ। मेरे ऊपर तो वो अपने पैसे खर्च ही कर सकती है ना। एल वही इन दोनों की बातें सुनकर बेचारे किडनैपर्स परेशान हो रहे थे। उन्हें खुद पर ही शक हो रहा था कि क्या वो सच में किडनैपर ही है या फिर कोई गली के लुच्चे लफंगे जिनसे ये तीनों डर ही नहीं रहे थे। वो किडनैपर अभी कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उनके बॉस के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन को खोलकर जैसे ही उसने पढ़ा तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। फिर उसने डरते हुए ड्राइवर्स के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर ड्राइवर के भी पसीना निकलने लगा। उसने तुरंत अपनी कार को दूसरी तरफ मोड़ लिया। फिर कुछ देर बाद उसने राठौर विला के सामने अपनी कार को रोका और जबरदस्ती आशु, आर्यन, अनन्या को वही उतारकर वो सब अपनी कार से भाग गए। वही बेचारे आर्यन, अनन्या और आशु को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। फिर तीनों ही अपने कंधों को उचकाते हुए आसपास देखने लगे। तो खुद को राठौर विला के बाहर देखकर आर्यन और अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। आर्यन तो थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि वह कंचन जी को फेस नहीं करना चाहता था। उसके चेहरे पर डर के भाव देखकर अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा, अंदर चलो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, अगर किसी ने भी तुम्हें गुस्से से देखा भी तो उसे उसका अंजाम भुगतना होगा। एल इस सब कहते वक्त अनन्या की आंखों में एक अलग ही आंख थी, वो किसी को भी अपने बेबी देवर को धमकाने नहीं देगी। वही उसकी बात सुनकर आर्यन का डर थोड़ा कम हो गया। फिर तीनों घर के अंदर चले गए। विला के अंदर दादाजी सोफे पर बैठे के चाय पी रहे थे। कंचन जी परी के साथ वहीं पर बैठी थी। और दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी परी की नजर दरवाजे के पास खड़ी अनन्या, आंसू और आर्यन पर गई। पहले तो वो अनन्या को देखकर शोक हो गई, मगर फिर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। फिर उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए हैरानी से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, आर्यन और आशु, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। एल परी तो ऐसे बोल रही थी जैसे ये उसी का घर हो और अनन्या वहां पर आए हो। उसका ये सवाल सुनकर अनन्या और आर्यन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए अनन्या अपने चेहरे पर झूठी सजाकर परी से बोली, अब ये तो मेरा ससुराल है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या अभिषेक ने अभी तक तुम्हारे लिए घर नहीं खरीदा है। देखो, तुम बस एक एम्प्लॉय हो तो तुम्हें अपने बॉस के घर में ऐसे नहीं रहना चाहिए। अनन्या ने हंसते हुए और बड़े ही प्यार से परी को उसकी जगह दिखा दी थी कि वो बस एक एम्प्लॉय है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और उसे इस घर से चले जाना चाहिए। अनन्या की बात सुनकर परी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या को क्या जवाब दे। तभी कंचन जी, जो कब से आर्यन को घूर रही थी, उन्होंने गुस्से से कहा, आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। इतना कहते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। ये देख आर्यन धीरे से बोला, मॉम, वो शट अप, और मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी माँ को तुमने मार दिया है। अब निकलो मेरे घर से। इतना कहकर उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगी। पर वो एक भी कदम आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही किसी की डरावनी आवाज पूरे राठौर विला में गूंज उठी है, बेहतर होगा कि आप उसका हाथ छोड़ दे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। माए सुकोल्ड सासू माँ। एल इतनी डरावनी आवाज सुनकर सभी चौंकते हुए आर्यन के पीछे देखने लगे, जहां पर अर्शी बिना किसी भाव से खड़ी थी। उसके डरावने चेहरे को देखकर तो एक पल के लिए कंचन जी भी डर गई। ये देख अर्शी के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। अनु को कुछ जवाब देना चाहती थी पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वही अनु इतने में ही नहीं रुकी, वो आगे एविल स्माइल करके परी से बोली, एक मिनट, कहीं तुम इस घर में रहकर मेरे जेठ जी से शादी करने के सपने तो नहीं देख रही हो ना। अगर ऐसा कुछ भी है तो मुझे आज ही उनसे बात करनी पड़ेगी। एल कौन किससे बात करना चाहता है। एल अनु की बात सुनकर अनन्या को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। क्योंकि उसे अनु की बात काफी हद तक सही लग रही थी। वो अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है।
वही अश्वत्थ बिना किसी भी से अंदर आके अर्शी के बगल में खड़े होकर दोबारा अपनी सख्त आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? ये कहकर अश्वत्थ घूर के अर्शी को देखने लगा। अर्शी से सवाल करते वक्त अश्वत्थ के बोलने का लहजा थोड़ा शांत था, जिसे देखकर कंचन जी थोड़ी हैरान थी, क्योंकि अश्वत्थ ने आज तक उनसे भी कभी ऐसे बात नहीं की थी। वह अभी अश्वत्थ को देख ही रही थी कि तभी आशु, जो आर्यन की गोद में चढ़ गया था, वो जल्दी से उसकी गोद से उतरकर अश्वत्थ के पैरों से लिपटकर खुश होकर बोला, डैडी डैडी आप आ गए, आपको पता है मम और ब्लो शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप भी चलोगे? एल उसको अपने गोद में उठाकर अश्वत्थ ने घूर के एक नजर आर्यन को देखा और फिर अनन्या को घूरते हुए आशु से बोला, लगता है अभी तक तुम्हारे ब्रो और मम के दिमाग से शॉपिंग का भूत नहीं उतरा है। पर कोई बात नहीं, मैं इसे उतार दूंगा। उसने ये सब अनन्या को देखते हुए कही थी। फिर वो कंचन जी को अपनी सख्त नजरों से देखते हुए आगे बोला, मिसेज राठौड़, आपको कोई हक नहीं है कि आप अर्शी से कोई सवाल करें, इसलिए बेहतर होगा कि आप शांत रहे। कंचन जी से इतना कहते ही वो अर्शी को ऑर्डर देते हुए आगे बोला, अपने इस बेबी हस्बैंड की अक्ल ठिकाने लगाओ। आज से ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, और अगर ये तुम्हारी बात ना माने तो तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो, कोई भी तुम दोनों के बीच नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। एल वही अश्वत्थ की एक एक बात आर्यन के दिल को छल्ली कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका भाई उसे अपने ही जैसे किसी दूसरे मॉन्स्टर के हवाले कर रहा हो। उसका चेहरा इस वक्त देखने लायक था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए तुरंत बीच में कूदते हुए अश्वत्थ से बोला, भाई ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? और अगर ये मुझे मारेगी तो क्या आप तब भी कुछ नहीं कहेंगे? सिर्फ अपने इस प्यारे से, क्यूट से, इनोसेंट से और मासूम से भाई को मार खाते हुए देखेंगे? भाई ये तो वायलेंस हुआ ना। मैं आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा, देख लेना। वॉयलेंस का नाम सुनकर अश्वत्थ और अर्शी दोनों ही उसे गुस्से से देखने लगे। तो आर्यन की बोलती बंद हो गई और वह दुबककर अनन्या के पीछे खड़ा हो गया, जो पहले से ही अश्वत्थ को देखकर डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था उसने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की है और अब उसका मॉन्स्टर उसे सजा देने आया है। अनन्या ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता था कि किंग्स विला जल चुका है। वही कंचन जी का ध्यान तो अश्वत्थ की बातों पर था ही नहीं, वो तो एकटक आशु को देख रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आशु उनके बेटे को डैड क्यों कह रहा है और अश्वत्थ भी उसे कुछ नहीं कह रहा था। ये देखकर वो तो सदमे में ही चली गई थी। वो अश्वत्थ से ये पूछने ही वाली थी कि आशु उसे डैड क्यों कह रहा है, कि उससे पहले ही अश्वत्थ आशु को गोद में लेकर अनन्या का हाथ पकड़कर अंदर जाते हुए सख्त लहजे में बोला, मैं अब कोई बात नहीं करना चाहता और हाँ, कुछ वक्त के लिए हम सब यही रहेंगे। अश्वत्थ के जाते ही कंचन जी और परी आर्यन और अर्शी को देखने लगे। तो अर्शी भी उन दोनों को इग्नोर करके आर्यन का हाथ पकड़कर आर्यन के रूम की तरफ चली गई। इधर दादाजी मन ही मन हंसने लगे अर्शी का बिहेवियर देखकर। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे अर्शी और कंचन जी की लड़ाई देखने के लिए, क्योंकि जब तक वो अश्वत्थ के घर पर थे आर्यन के लिए अर्शी हमेशा दादाजी से लड़ती थी। पर अब दादाजी चाहते थे कि अर्शी कंचन जी से भी लड़े। वही वेद एकदम से परी के सामने खड़े होकर झूठी मुस्कान के साथ बोला, मिस परी, अब आपके जाने का वक्त हो गया है। अपना नाम सुनकर परी, जो अंदर जाने वाली थी, वो रुक गई। फिर उसने वेद की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हुए पूछा, जी आप क्या कहना चाहते हैं? परी को यूं अनजान बनते देखकर वेद के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। फिर वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही स्टाइल से बोला, वो क्या है ना, ये घर भले ही बहुत बड़ा है पर इसमें अब आपके लिए एक भी रूम नहीं बचा है, तो प्लीज अब आप यहाँ से जा सकती है, क्योंकि आपके लिए अभिषेक ने दूसरा घर देख लिया है। ये सुनकर परी का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वो वहां से नहीं जाना चाहती थी। वो अभी न जाने का बहाना ढूंढ ही रही थी कि तभी वेद, जो पहले से ही तैयार हो आया था, उसने बॉडीगार्ड को आवाज लगाते हुए कहा, बॉयज एंड गर्ल्स गाड़ी रेडी करो, क्योंकि मिस परी का घर छोड़ का वक्त आ गया है। उसके इतना कहते ही एक फीमेल बॉडीगार्ड ने अंदर आके परी का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भाग गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। वही रूम में पहुंचते ही अश्वत्थ ने आशु को बेड पर बैठकर कहा, तुम यही बैठो और रूम देखो, तब तक मैं तुम्हारी मम से बात करता हूँ। इतना कहकर अश्वत्थ घूर के अनन्या को देखने लगा, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ रूम देखने पर था। अनन्या पहली बार अश्वत्थ के इस रूम में आई थी और उसे अश्वत्थ का ये रूम किंग विला के रूम से ज्यादा पसंद आया है। सिर्फ अनन्या ही नहीं, आशु भी अपनी आंखें फाड़े अश्वत्थ के रूम को देख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और साफ था। तभी आशु की नजर बेड साइड लगी अश्वत्थ की तस्वीर पर गई। तो वो जाकर उसके साथ खेलने लगा। ये देखकर अश्वत्थ अनन्या को वॉशरूम में लेकर चला गया। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने अनन्या को दीवार से सटा दिया और उसे किस करने लगा। उसकी किस बहुत ही वाइल्ड थी। यही नहीं, अनन्या उसकी किस में गुस्सा साफ महसूस कर पा रही थी। पहले तो वो अश्वत्थ के इस तरह किस करने से हैरान थी, मगर फिर वो भी उसे किस करने लगी। दोनों कब किस करते करते शावर के नीचे पहुंच गए, पता ही नहीं चला। फिर अश्वत्थ ने अपने एक हाथ से शावर को ऑन कर दिया, जिस कारण दोनों कुछ ही मिनट में पूरी तरह से भीग गए।
दोनों के ही कपड़े उनके जिस्म से चिपक गए थे। ये देखकर अनन्या को हल्की हल्की शर्म आने लगी। तो वही अश्वथ उससे अलग होकर उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगी। अश्वथ अपनी इंटेंस नजरों से एकटक अनन्या को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वही उसकी इस हरकत से अनन्या को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत यहाँ से भाग जाए, पर अश्वथ के सामने उसकी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने अपना सर ऊपर करके शर्माते हुए अश्वथ को देखकर कहा, मिस्टर हैंडसम। वह इतना ही बोली थी कि अश्वथ उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए धीरे से बोला, शश शश लिटिल गर्ल, कुछ मत कहो और थोड़ी देर शांत रहो, बस मुझे फील करो। इतना कहते ही उसने अपने राइट हैंड से अनन्या के गालों को सहलाने लगा। शावर का पानी अनन्या के बालों से होते हुए उसके चेहरे और फिर नीचे गिरा था। काफी देर तक पानी में रहने के कारण अनन्या का चेहरा एकदम लाल हो गया था, जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। ये देखकर अश्वथ धीरे धीरे बहकने लगा था। फिर उसने अनन्या की कमर को पकड़कर खुद से सटा लिया और उसे दोबारा से किस करने लगा। अश्वथ का मन अनन्या के और भी ज्यादा करीब जाने का कर रहा था, पर वो बिना अनन्या के मर्जी के बिना अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अनन्या को अपने प्यार से पाना चाहता था, न कि जबरदस्ती से। वहीं आर्यन के रूम में पहुंचते ही अर्शी ने आर्यन को बेड पर बैठाया और रूम का दरवाजा बंद करके उसके सामने खड़े होकर अपने हाथ बांधते हुए सर्द आवाज में बोली, तुमसे किसने कहा कि तुम मॉल से भाग सकते हो? ये सब कहते वक्त अर्शी की आवाज में आर्यन गुस्सा साफ देख पा रहा था। पर उसे कहा किसी के गुस्से से फर्क पड़ता था। वो बड़े ही आराम से बेड पर अलथी पलथी मारकर बैठते हुए मुंह बनाकर बोला, मेरी मर्जी, मैं चाहे जहां भी जाऊं और अगर मेरा मन करेगा तो मैं बुर्ज खलीफा पर भी चढ़ जाऊंगा, उससे तुम्हें क्या? ये कहते ही वो अपनी तिरछी नजरों से अर्शी को देखने लगा, जो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधकर उसे ही घूर रही थी। अर्शी को इस वक्त आर्यन पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह 2-3 थप्पड़ उसे लगा दे। पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो आर्यन को दर्द में नहीं देख सकती थी। वहीं उसके गुस्से को देखकर आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही अर्शी ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे कस के गले लगा लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके उसके बालों को सहलाने लगी। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक घबराहट, परेशानी और डर था। कुछ देर आर्यन के बालों को सहलाने के बाद वो उसके माथे पर एक डीप किस करके उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से समझाते हुए बोली, आगे से ऐसी हरकत मत करना, तुम्हें जो चाहिए, जहां जाना है मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी, पर ऐसे बिना बताए भागना मत। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी, और अगर उस रावण ने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया होता तो मैं क्या करती। ये सब करते वक्त अर्शी थोड़ी परेशान लग रही थी, उसकी आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई थी। वही आर्यन भले ही चुलबुला और शरारती था, पर वो सब समझता था। उसने अर्शी की आंखों में अपने लिए चिंता और फिक्र देख ली थी। ये देखकर उसे अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे सबका प्यार जो पाना पसंद था। फिर वो भी अर्शी को गले लगाते हुए मुंह फुलाकर बोला, पर मुझे वहां की चीजें पसंद नहीं आई, इसलिए मैं बेब मॉम के साथ दूसरे मॉल जा ही रहा था कि रास्ते में आइसक्रीम पार्लर मिल गया। हम तो बस वहां कुछ खाने ही गए थे। हमें थोड़ी ना पता था हम किडनैप हो जाएंगे। अब बताओ ना, इसमें हमारी गलती कहाँ है? इतना कहकर वो मासूम सा चेहरा बनाकर अर्शी को देखने लगा और फिर आगे बोला, अब क्या तुम मुझे डांटोगी? देखो ना, तुम्हारे बेबी हस्बैंड की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती रावण और उसके लोगों की है। आर्यन ने बड़ी ही चालाकी से सारा इल्जाम रावण और उसके आदमियों पर डाल दिया था, और यह सब कहते वक्त वो इतना क्यूट और मासूम लग रहा था कि अर्शी उसके मोह जाल में फंस गई। अर्शी, जिसे आज तक कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाया था, उसे आज आर्यन ने बड़े ही आसानी से अपने जाल में फंसा लिया था। वही अर्शी कुछ देर तक आर्यन को देखती रही, फिर अचानक ही उसे रावण का यूं अजीब तरह से घूरना याद आ गया। पता नहीं क्यों, पर उसे रावण की आंखों में अपने लिए कुछ तो अजीब दिख रहा था। ये याद करके उसने एक नजर अपने मासूम से और चालाक बेबी हस्बैंड को देखा। फिर उसने सीरियस होकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, एक बात बताओ, तुम इतने मासूम और प्यारे हो, अगर फ्यूचर में कोई मुझे पसंद करता है और जबरदस्ती मुझे पाना चाहता है तो तुम कैसे फाइट करोगे उससे? अर्शी ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आर्यन का क्या जवाब होगा। वही उसका सवाल सुनकर आर्यन ने ज्यादा नहीं सोचा और एकदम से ही बोल पड़ा, अरे सिंपल है, मैं उससे बोल दूंगा को वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, खाना सब मुझे दे दे और तुम्हें ले जाए। इतना कहते ही जब उसने अर्शी को देखा तो एकदम से डर गया, क्योंकि अर्शी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ये देखकर आर्यन खिसियानी हंसी हंसकर थोड़ा पीछे की तरफ जाते हुए बोला, अरे नहीं, ये सब तो मेरे पास पहले से ही है ना, और वैसे भी कितनी मेहनत करके मैंने तुमसे शादी की है, अगर तुम ऐसे ही चली गई तो मुझे अच्छा अच्छा खाना कौन खिलाएगा, मेरे खर्चे कौन उठाएगा, और अगर फ्यूचर में कभी मेरा लव राइवल आया भी तो मैं उसे अपने स्टाइल में देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो बड़े ही स्टाइल से अपने बालों में हाथ करने लगा। ये सब कहते वक्त वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था कि जैसे वह सच में अपने लवर राइवल को एक झटके में हरा देगा। वही उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर अर्शी को ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन बस हवा में ही बातें कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है।
और अर्शी खुद ही इतनी स्ट्रांग थी कि वो कभी भी किसी को आर्यन का लव राइवल बनने ही नहीं देगी। एल ये सोचते ही वो अपना सर हिलाते हुए बोली, चिंता मत करो, मेरे होते हुए कभी कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। एल इतना कहकर वो वॉशरूम में चले गई तो आर्यन पास में रखा पीले उठाकर वॉशरूम के दरवाजे पर फेंकते हुए गुस्से से चिल्लाया, नहीं, वह मेरा लव राइफल होगा तो उसे मैं ही देखूंगा ना। एल इतना कहकर वह मुंह बनाते हुए आगे खुद से बोला, वैसे मेरा लव राइवल बनेगा कौन? इस गैंगस्टर की ना तो शक्ल अच्छी है, ना सूरत, ना खाना बनाना आता है और ना ही मेरे जितना इसके पास दिमाग है, तो इसे कौन पसंद करेगा? एल हाँ, लेकिन मुझे हर कोई पसंद कर सकता है क्योंकि मैं तो हूं ही इतना प्यारा कि मुझे हर कोई पसंद करेगा। इतना कहकर वो शर्माने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावण इस वक्त अपने होटल में बैठा हुआ था और उसने डार्क ब्लू कलर का टैक्सीडो बिजनेस सूट पहना हुआ था। एल उसके एक हाथों में वाइन का ग्लास था। वो अपने वाइन के ग्लास को हिलाते हुए एक टक सामने देखकर बड़े ही इंटरेस्ट से बोला, कुछ तो है तुम में जो मैं तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा हूँ। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी हुस्न की परी नहीं देखा है। एल आज तक कभी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह रावण के सामने बोल सके, लेकिन तुमने तो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी तक दे डाली। वेरी इंटरेस्टिंग। एल इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। एल वही रावण के सामने किसी और की नहीं बल्कि अर्शी की तस्वीर थी, जिसे वो काफी देर से घूर रहा था। रावण अभी हंस ही रहा था कि तभी उसके रूम में एक आदमी आकर सर झुकाते हुए बड़े रिस्पेक्ट से बोला, बॉस, ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी थी। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को रावण की तरफ बढ़ा दिया तो रावण ने बिना उसे देखे ही फाइल को पढ़ने का इशारा किया। एल क्योंकि उसकी नजर अभी भी अनु की तस्वीर पर थी, वही अपने बॉस का इशारा मिलते ही उस आदमी ने डरते हुए फाइल को पढ़ना शुरू किया। बॉस, उस लड़की का नाम अर्शी जिंदल है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, पर वो अपनी बहन के अलावा और किसी से बात नहीं करती क्योंकि उसे अपने परिवार वालों से नफरत है। बॉस, अर्शी जिंदल अभी अनमैरिड है, लेकिन फिर भी वो अश्वत्थ सिंह राठौर के छोटे भाई आर्यन सिंह राठौर के साथ रहती है। हमने बहुत कोशिश की पर हम ये नहीं पता लगा पाए कि उसका अश्वत्थ सिंह राठौर के भाई के साथ क्या रिश्ता है। इतना कहते ही वह चुप हो गया। उसके चेहरे पर थोड़े डर के भी भाव भी थे, क्योंकि उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसका बॉस उसे जान से ना मार दे, क्योंकि अभी तक उसने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवाई थी। वही रावण जैसे ही ये सुनता है कि अर्शी का आर्यन के साथ कोई रिश्ता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। एल उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कड़क आवाज में कहा, कंटिन्यू करो। रावण के इतना कहते ही उस आदमी ने डरते हुए दूसरी फाइल को पढ़ना शुरू किया। बॉस, जिस लड़की को हमने किडनैप किया था उसका नाम मिसेज अनन्या अश्वत्थ सिंह राठौर है। वो अश्वत्थ सिंह राठौर की पत्नी है, पर बॉस वो एक नंबर की बेवकूफ और शरारती लड़की है। उसे तो कोई भी चॉकलेट देकर किडनैप कर सकता है। यही नहीं, उसका देवर आर्यन भी इसी की ही तरह है, इसलिए दोनों की खूब बनती है। दोनों ने मिलकर एक बार घर भी जला दिया था। यही नहीं, इनके आसपास जो भी गड़बड़ होती है उसमें इन्हीं दोनों का हाथ होता है। पहले तो रावण बड़े ही इंटरेस्ट के साथ अनन्या के बारे में सुन रहा था, मगर लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन सुनकर वो घूर के उस आदमी को देखने लगा जो उसे फालतू की बातें बता रहा था। वही उसकी फालतू की इन्फॉर्मेशन सुनकर रावण अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एकदम से एक इविल स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखों में चमक लेकर उस आदमी से सर्द आवाज में पूछा, तुमने क्या कहा? अश्वत्थ सिंह राठौर का छोटा भाई आर्यन एक बेवकूफ इंसान है जिसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इतना कहकर वो फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। रावण मन ही मन अब आर्यन से पर्सनली मिलने के बारे में सोच रहा था, पर वो आर्यन को अभी भी कम आंक रहा था। अहम और अभिषेक कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ एक मिडिल क्लास दिखने वाले घर के सामने खड़े थे। वह घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उस घर को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे घर में लगभग 6 से 7 लोग आराम से रह सकते हैं। अहम उस घर को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि हमारी दूसरी भाभी यही मिलेगी? इतना कहकर वो घूर के अपने बगल में खड़े अभिषेक को देखने लगा तो अभिषेक जल्दी से घर की तरफ इशारा करके बोला, हाँ अहम, हमारी दूसरी भाभी हमें यही मिलेगी और तुम मेरी इन्फॉर्मेशन पर शक नहीं कर सकते, समझे? इतना कहकर वो अजीब तरह से मुंह बनाने लगा और फिर बिना अहम को लिए ही घर के अंदर चला गया। ये देखकर अहम ने अपना सरनामे हिला दिया और फिर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, बॉयज तुम सभी यहीं रहो, जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। इतना कहकर वह भी घर के अंदर चला गया और सभी बॉडीगार्ड्स अलर्ट होकर घर के बाहर खड़े हो गए। वहीं घर के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की थी, उसने पिंक कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। वो दिखने में सांवली थी पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी सादगी किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। पर उस लड़की की आंखों में इस वक्त आंसू थे और वो बुरी तरह से रो रही थी। उस लड़की ने जैसा ही अपने आंसू पोंछकर कुछ कहना चाहा, तभी एक औरत ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाकर कहा, तुम मनहूस हो और मनहूस ही रहोगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी सांवली लड़की से सैम शादी करेगा? बिल्कुल नहीं है। अरे तुम्हें तो बस घर के अंदर बैठना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये सांवला रंग देखकर लोग हमारी बेइज्जती करते हैं। एल
इतना कहकर वह औरत गुस्से से उस लड़की को देखने लगी तो वो लड़की रोते हुए बोली, बुआ जी हम सांवले हैं तो हमारी क्या गलती है, और भले ही सैम ने हमसे शादी नहीं की पर हमारी शादी हो चुकी है। हमें नहीं पता हमारे पति कौन है पर हमने उन्हें दिल से अपना पति माना, इसलिए प्लीज हमारी दूसरी शादी मत कराए। एल इतना कहकर वो लड़की अपने बुआ जी के सामने हाथ जोड़ने लगी। एल उस लड़की की आंखों में आंसू, दर्द और एक खालीपन था जिसे यहाँ मौजूद कोई भी नहीं देख पा रहा था। वही बुआ जी के बगल में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी अपनी गंदी नजरों से उस लड़की को देखते हुए गंदी हंसी हंसकर बुआ जी से बोला, देखिए हमें तो ये लड़की पसंद है, आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अभी इसी वक्त 10 करोड़ आपको दे दूंगा। वैसे भी इस सांवली लड़की को अपने पास रखकर आपको सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलेगा। एल उस आदमी की बात सुनकर बुआ जी भी उस लड़की को अपने पैरों से धक्का देते हुए हंसकर बोली, सही कहा तुमने एल। इतना कहकर वो उस लड़की को गुस्से से ऑर्डर देते हुए आगे बोली, आरवी नौटंकी बंद करो और इन लोगों के साथ निकलो मेरे घर से। एल इतना कहकर वो आरवी के बाल पकड़ने ही वाली थी कि तभी एक रौबदार आवाज पूरे घर में गूंज उठी, हिम्मत भी मत करिएगा हमारी भाभी को छूने की, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी एक पल के लिए डर गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां पर अभिषेक गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधे एकटक बुआ जी को ही देख रहा था। अभिषेक का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि बुआ जी डरते हुए 2 कदम पीछे हो गई। ये देख अभिषेक के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। एल वो चलते हुए आरवी के पास गया और उसे जमीन से उठाकर प्यार से बोला, माय सेकंड बेब, मैं आपका प्यारा सा छोटा सा देवर हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर आरवी हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि वो अभिषेक को नहीं जानती थी तो वो उसके साथ कैसे जा सकती है। आरवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अभिषेक उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाते हुए बोला, बेब इतना मत सोचो, आपके प्यारे पतिदेव आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो हम आपको जबरदस्ती ले जाएंगे। एलिए सुनकर आरवी को समझ नहीं आ रहा था कि अभिषेक उसे साथ चलने के लिए बोल रहा था या उसे धमकी दे रहा है। वही आरवी से इतना कहते ही अभिषेक के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए। फिर वो आगे बुआ जी को देखते हुए गुस्से से बोला, और आप मेरी बेब को बेच रही हैं, वह भी सिर्फ 10 करोड़ में। इतना कहकर वो अचानक ही पागलों की तरह हंसने लगा। एल तो सभी उसे हैरानी और डर भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि हंसते हुए अभिषेक सच में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वो अभी हंस ही रहा था कि तभी अहम अंदर आते हुए सर्द आवाज में बोला, अगस्त रायजादा की पत्नी की इतनी कम कीमत, अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, वरना आप सबकी तो खैर नहीं होती। इतना कहकर उसने सबको इग्नोर किया और आरवी से बोला, भाभी आप डरिए नहीं, हम आपको लेने आए हैं। इतना कहकर वह आरवी का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ जाने लगा। ये देखकर बुआ जी गुस्से से बोली, आरवी का हाथ छोड़ो, उसकी इससे शादी होने वाली है, इसलिए तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतना कहकर उन्होंने अपने बगल में खड़े मोटे और भद्दे आदमी की तरफ इशारा किया। ये देखकर अहम और अभिषेक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बॉडीगार्ड को बुलाया और बुआ जी और उनके बगल में खड़े आदमी को वहीं खंभे से बांध दिया और फिर वो लोग आरवी को लेकर वहां से चले गए। कुछ वक्त बाद सभी हॉस्पिटल पहुंचे। अगस्त को अब तक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। अहम और अभिषेक आरवी को अगस्त के वार्ड में ले जाते हुए उससे बोले, बेब नंबर 2, आपके प्यारे पतिदेव यही है। इतना कहकर उसने वार्ड का दरवाजा खोला और आरवी के साथ अंदर आ गया। वहीं आरवी ने जैसे ही अगस्त को मशीनों के बीच घिरा देखा तो उसकी जैसे जान ही निकल गई। वो एकदम से घबराते हुए अगस्त को देखने लगी तो अचानक ही उसकी आंखों के सामने एक सीन घूमने लगा, तो वो डरते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें यहां से जाना है, प्लीज हमें यहां से जाने दीजिए। ये सुनकर अभिषेक की आंखें छोटी हो गई। उसे पता था आरवी डरी हुई है और वो अचानक ही अपनी जिंदगी में आए इस नए बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ये सोचकर उसने कुछ देर तक आरवी को घूरा और फिर अचानक ही उसके रंग बदल गए। वो आरवी को धमकाते हुए बोला, आपको क्या लगा कि आप मेरे भाई के साथ शादी करके इस तरह से भाग सकती है? चुपचाप इसके साथ रहिए वरना मैं आपको जान से मार दूंगा। एल इतना कहकर उसने अपनी कमर पर खोंसी गन को निकालकर आरवी के सामने कर दिया। वही गन देखकर आरवी इतना डर गई कि वो सीधा जाकर अगस्त के बेड के नीचे छुप गई और डरते हुए बोलने लगी, नहीं नहीं, हम यहाँ से नहीं भागेंगे, प्लीज हमें मत मारना। आरवी को इतना डरते देख अभिषेक के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो आरवी को डराना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा वरना आरवी यहाँ से भाग जाती। ये सोचते हुए अभिषेक वार्ड से बाहर चला गया। अहम अपना सर नामे हिलाते हुए उसके पीछे चला गया। वही दूसरी तरफ वही आर्यन अश्वत्थ के रूम के बाहर से गुजर ही रहा था कि उसे रूम के अंदर से अश्वत्थ की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। तो वो कान लगाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वहीं रूम के अंदर अश्वत्थ फोन पर बोला, उस लड़की को अगस्त के पास रहने दो, क्योंकि उन्होंने शादी की है, इसलिए प्यार से या जबरदस्ती से उन दोनों को साथ में रहना ही पड़ेगा। ये सुनकर अश्वत्थ की जासूसी कर रहे आर्यन के कान खड़े हो गए। फिर वो मुंह बनाते हुए गुस्से से बोलो, अगस्त के बच्चे ने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं, इस कंजूस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते ही उसकी आंखों में एक खतरनाक इरादे झलकने लगे।
और उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि अश्वत्थ रूम से बाहर आ रहा है, तो वो जल्दी से नीचे की तरफ भाग गया। आर्यन काफी तेज भाग रहा था, इसलिए उसने सामने से आ रही कंचन जी को नहीं देखा, इसलिए वो उनसे टकरा गया। टक्कर ज्यादा तेज नहीं थी, पर फिर भी आर्यन को देखते ही कंचन जी का पारा हाई हो गया। लेकिन इस बार आर्यन कंचन जी के गुस्से से नहीं डरा, क्योंकि उसे पता था अगर कंचन जी ने कुछ भी किया तो उसकी गैंगस्टर बेब मॉम और भाई उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सोचते ही उसकी आंखें चमकने लगी। फिर वो बड़े ही एटीट्यूड से कंचन जी को साइड करते हुए बोला, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मैं सामने से आ रहा हूँ मिसेज राठौड़? मुझे तो लगता है आप जानबूझकर मुझसे टकराई हैं ताकि आप मुझे डांट सके, पर अब मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला, समझी आप। इतना कहकर वह मुंह बनाते हुए किचन की तरफ जाते हुए गुस्से से आगे बढ़ाया। ये मुझे बच्चा समझती है, पर उन्हें क्या पता मैं भी पूरा का पूरा बवाल हूँ। अगर मैं एक बार किसी की कुंडली में मुसीबत बनकर बैठ जाऊं, तो राहु केतु भी उस इंसान को नहीं बचा सकते हैं। हो एल वही उसके इस बिहेवियर से कंचन जी एकदम हैरान हो गई, क्योंकि यह पहली बार था जब आर्यन ने उनसे ऐसे बात की थी। वरना तो वो उनके सामने मुंह भी नहीं खोलता था। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अश्वत्थ सीढ़ियों से नीचे आते हुए घर के बाहर जाने लगा। वो अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाका इतनी तेज था कि पूरा राठौर विला हिल गया, पर इस धमाके को सुनकर अश्वत्थ को समझते देर नहीं लगी कि किचन में इस वक्त कौन हो सकता है। उसने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिए और गुस्से से किचन की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही डेंजरस भाव थे और उसकी आंखें एकदम लाल थी। वही किचन के अंदर अनन्या, आशु और आर्यन डर के मारे दुबक कर एक कोने में खड़े होकर सामने देख रहे थे, जहां पर एक कुकर जमीन पर पड़ा हुआ था और सारा खाना इधर उधर फैला हुआ था। धमाका इतनी तेज था कि बाहर खड़े बॉडीगार्ड भी अलर्ट मोड पर आ गए और सभी अपनी गन लेकर विला के अंदर जाने लगे कि कहीं कोई दुश्मन तो विला के अंदर नहीं घुस आए हैं। तो अश्वत्थ अब क्या करेगा अनन्या, आंसू और आर्यन के साथ? आखिर किसने भेजा होगा अनन्या को किचन में खाना बनाने के लिए? और जब अगस्त को होश आएगा तो वो आरवी को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा? क्या अगस्त आरवी को अपना पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहे। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।